गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपने डी ब्रॉगली समीकरण पर डिस्कस कर रहे थे। डी ब्रॉगली संबंध या डी ब्रॉगली समीकरण द्रव्य की द्वैत प्रकृति के लिए क्या आया था समझना। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी या एच अपॉन एम इंटू वी। पी दिया हुआ हो, एच कांस्टेंट है, लैम्डा ज्ञात कर सकते हैं। एम और वी दिया हो तब भी अपने क्या ज्ञात कर सकते हैं, लैम्डा। अब इसी में एक अपनी ये भी पढ़ा था 2 पाई आर एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। परिधि बराबर एन लैम्डा पूर्ण गुणज में होगी तभी वो घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। वो अलग से सिद्ध किया था। अब इसमें समझो गतिज ऊर्जा होती है के ई, गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वेयर। तो वी स्क्वेयर किसके बराबर आया, एम और 2 को इधर ले आओ, 2 इंटू के ई बट्टा एम। तो वी बराबर अंडर रूट 2 के ई अपॉन एम। ये तो आपके बचपन से पढ़ा हुआ है, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर गतिज ऊर्जा दे दे और डी ब्रॉगली लैम्डा पूछे तो ऐसे लिख सकता हूं इसको, लैम्डा बराबर एच अपॉन इस एम की जगह एम एज इट इज, वी की जगह अंडर रूट 2 के ई अपॉन एम। अगर मैं इसको बाहर से अंदर लाता हूं तो ये अंदर आकर एम स्क्वायर हो जाएगा, एम से एम कैंसिल, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा 2 एम के ई। ये फॉर्मूला भी आपके एक नया बन गया। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन V वोल्ट से त्वरित किया जाए, इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा जो होती है ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर बराबर आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वी वोल्ट से त्वरित करें तो गतिज ऊर्जा ई वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ई चार्ज हो जाएगा। अब इससे सेम चीज वही है, V की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे जहां के ई लिखा था वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कोई चेंज नहीं है। तो लैम्डा की जगह क्या आ सकता है, H अपॉन अंडर रूट 2 एम इंटू ई वी। ये केवल कंपटीशन में काम आएंगे। अभी केवल 11th में आपके ये फॉर्मूला काम आएगा। कंपटीशन में धीरे धीरे सब समझने लग जाओगे गतिज ऊर्जा से कैसे ज्ञात करते हैं। ऐसे अगर मान लो गैसीय अवस्था के अंदर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, उसमें एक आएगा वी आर एम एस वर्ग माध्य मूल वेग, वर्ग माध्य मूल वेग। इससे भी आप ज्ञात कर सकते हो यहां पे वेग लगा करके। जहां गतिज ऊर्जा थी वह हाफ, गतिज ऊर्जा जो ली थी के ई उसकी जगह ये लिख दे 1/2 एम वी आर एम एस। गतिज ऊर्जा आप जब पढ़ोगे तो 3/2 आर टी अपॉन एन ए आएगी। ये अभी नहीं रटना है, केवल बता रहा हूं गैस अवस्था में रटना है। 3/2 एज इट इज, 3/2 एज इट इज। आर अपॉन एन ए को वोल्ट्स में नियतांक के बोलते हैं 3/2 के टी। ये गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, गतिज ऊर्जा को। तो इसी सूत्र को ऐसे लिख सकते हैं, H अपॉन 2 से 2, यहां वैल्यू रखूंगा गतिज ऊर्जा की, कैंसिल हो जाएगा 3m के टी। अभी ये मत सोचना कि ये केटी कहां से आया, कैसे। ये सूत्र अभी आपके कोई काम का नहीं है, न आपके बुक में, केवल कंपटीशन में आता है। जब अपने गैसीय अवस्था पढ़ेंगे तब मैं इस सूत्र की दोबारा चर्चा करूंगा। अभी तो आप ये वाला आ रहा है,
ये आपको आता है क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² होती है, उस सूत्र से क्या, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे कैसे आ सकते हैं वो समझना। पहला न्यूमेरिकल मैं हिंदी में बोलूंगा, आप न्यूमेरिकल लिख लोगे। न्यूमेरिकल समझना, यदि सोडियम प्रकाश के फोटोन, क्वेश्चन समझना जाने, यदि सोडियम प्रकाश के फोटोन का तरंग दैर्घ्य 5894 एंगस्ट्रॉम तथा वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो उस प्रकाश का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। दोबारा सुन लो क्वेश्चन, यदि सोडियम प्रकाश के फोटोन का तरंग दैर्घ्य इतना, वेग इतना हो तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो समझना ध्यान से, लेमडा बराबर अपने सूत्र था H/m × v। तो अपने m ज्ञात करना है, m बराबर हो जाएगा H/v × लेमडा। ये लेमडा × v एक ही बात है। h प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक की मान मैं लेता हूं 6.62 × 10⁻⁻34। इकाई वो लेनी है जिससे लेमडा दूरी की इकाई कैंसिल हो जाए, कल बताई थी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। लेमडा का मान आपको दे रखा है, ये ना 5894 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हटा दिया, एंगस्ट्रॉम जब भी हटेगा 10⁻⁻10 मीटर। v का मान आपको दे रखा है 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग था, मीटर × सेकंड इनवर्स। तो अब इसमें देखना, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया इनवर्स, ये मीटर और ये मीटर, मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया। तो जो द्रव्यमान आएगा उसकी यूनिट बच जाएगी किलोग्राम। अब इसको हल करने पे कितना आएगा, देखो पावर देख लो, 8 कम करो -2 बची, माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस की 2 कम कर दो 32 हो गई, पावर हो जाएगी 32। 6.62 × 10⁻−32 बट्टा 5894 × 3। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, यूनिट आ जाएगी किलोग्राम। अब यदि सॉल्व नहीं कर सकते तब तो फिर आगे काम ही नहीं चलेगा कंपटीशन अपना। दूसरा क्वेश्चन समझना, इसको हटा देता हूं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला था लेमडा बराबर H/mv। अब अगला क्वेश्चन समझो, हिंदी में बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए जब इलेक्ट्रॉन प्रकाश के वेग के 1% वेग से चले, या दोबारा दूसरे रूप में लिख लो, यदि इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग का 1% हो तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो लेमडा का सूत्र बोलो क्या था, लेमडा बराबर H/m × v। H का मान आपने लिखा 6.62 × 10⁻−34। अब आगे इकाई लिखने की जरूरत नहीं, सीधा पता है लेमडा की इकाई दूरी होती है, ऐसा ही पद्धति में लिखा है तो मीटर यूनिट आ जाएगी। m का मान समझो, ऐसा ही पद्धति में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ये सब लिखाए हुए परमाणु संरचना। v का मान प्रकाश के वेग का 1% है, तो प्रकाश का वेग कितना है 3 × 10⁸, इसका 1% लेना है। 1% का मतलब 1/100, 1/100, 100 ऊपर चला जाएगा,
1% हो गया इसका। तो या इस 100 को 2 पावर कम कर देंगे, 3 गुना 10 की पावर 6। अब इसको हल कर लेंगे, इकाई आ जाएगी मीटर, इकाई क्या आ जाएगी मीटर। बाकी आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हो। ये पावर 2 कम हो गई, 10 की पावर 6 हो गई, 10 की पावर 6 ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी 10 की पावर -40, और ये भी है, ये ऊपर जाएगी -40 में से कम कर दो 10 की पावर -9, बाकी कैंसिल कर दो। तीसरा क्वेश्चन समझना, इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा का मान इतना है, इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा का मान इतना है, तो उसका वेग, संवेग और तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। दोबारा समझिए, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 4.55 गुणा 10 की पावर -25 जूल हो, तो इलेक्ट्रॉन का वेग, संवेग तथा तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो समझना, सबसे पहले आप चाहे जो चीज ज्ञात कर सकते हो कि पहले लैम्डा ज्ञात करना चाह रहे हो या वी। मान लो मैं वी की बात करूं तो ऐसे समझना, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। इसका गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है 4.55 गुणा 10 की पावर -25 जूल। जूल का मतलब ऐसा यूनिट में है, तो जो अपन वेग ज्ञात करेंगे वो ऐसा यूनिट में आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब देखो इस v² को देखो किसके बराबर आएगा, v² बराबर आएगा 2 को इधर ले जाओ, 2 गुणा 4.55 गुणा 10 की पावर -25। इस m को उधर ले जाए तो बट्टा में आ जाएगा। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31। ये तो मैंने केवल वैल्यू लिखी है। अब यहां से स्क्वायर हटाया तो इस साइड का रूट आ जाएगा। अब आप इसको आराम से हल कर लेना। इसका हल आ जाएगा आपके 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो। ये तो मेरे पास वेग का मान है। अब मुझे पूछा है दूसरा संवेग। संवेग होता है P बराबर m इंटू वी, m इंटू वी। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम, इंटू वेग का मान अभी ज्ञात किए 10 की पावर 3। तो पावर 3 कम हो जाएगी, 9.1 गुणा 10 की पावर -28 यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पहले वेग ज्ञात किया, वेग को द्रव्यमान से गुणा किया, मेरे पास संवेग आ गया। अब मैं लैम्डा ज्ञात करूं, समझो लैम्डा बराबर h अपॉन, चाहे m इंटू वी कर दो और चाहे डायरेक्ट p कर दो, एक ही बात है, तो मैं डायरेक्ट p कर देता हूं। h का मान है 6.62 गुणा 10 की पावर -34 बट्टा p का मान है 9.1 गुणा 10 की पावर -28। ये पावर कैंसिल हुई, ऊपर पावर बची माइनस की 6। अप्रोक्सीमेट 1/3 गुणा 10 की पावर, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, या ऐसे लिख दो 9.1 गुणा 10 की पावर -6 मीटर। दोबारा चेक कर दो। सबसे पहले गतिज ऊर्जा दी हुई है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। इससे अपने v का मान ज्ञात कर लिया 10 की पावर 3। v का मान ज्ञात होने के बाद में p का मान ज्ञात किया m इंटू पी। p ज्ञात हो गया, इस सूत्र से लैम्डा ज्ञात कर दे। आराम से इसको पॉज करके नोट कर लो। नेक्स्ट समझना, हिंदी में बोल रहा हूं, लिख लेना। बोर के तीसरे कोष में बनने वाली तरंगों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ लो, बोर के
तीसरे कोष में बनने वाली तरंगों की संख्या बताइए। अब तरंगों की संख्या कितनी बनती है वो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया था, ये रहा 2 पाई r बराबर n लैम्डा। ये बनने वाली तरंगों की संख्या है, कल अपने डिटेल में पढ़ा था। 2 पाई r परिधि जो है वो लैम्डा के सरल गुणज में होनी चाहिए। इसका मतलब इसको मैं s से लिखूं, आंसर समझना, 2 पाई r बराबर है n लैम्डा के। तो n अपने को ज्ञात करना है तरंगों की संख्या। n क्या है? तरंगों की संख्या। कितनी आएगी? 2 पाई r अपॉन लैम्डा। n बराबर 2 पाई r अपॉन लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू इसमें रख दो, 2 पाई r अपॉन लैम्डा की वैल्यू होती है h अपॉन mv, तो mv को ऊपर ले जाता हूं। ध्यान से देखना, 2 पाई अपॉन h तो मैंने एज इट इज ले लिया और इसको मैंने एक साथ मिलाकर ले लिया mvr, जो कोणीय संवेग को दर्शाता है। इसको मैं चाहे नंबर दे दूं, समीकरण नंबर देना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोर का कोणीय संवेग का सूत्र था mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। तीसरे कोष के लिए n का मान 3 है, तो 3h अपॉन 2 पाई। ये mvr कोणीय संवेग का मान यहां पुटअप कर दो इस जगह पर, क्या आएगा? n बराबर 2 पाई अपॉन h गुणा 3h अपॉन 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, h से h कैंसिल, कितना आया? 3। आराम से इसको कर सकते हैं, पॉज करके आराम से नोट कर लो, फिर देख। केवल n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये फॉर्मूला था। इस पे डी ब्रॉगली संबंध लगा दिया h अपॉन एम वी, ये mvr बन गया। mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई, n का मान 3 था, ये एज इट इज यहां पुटअप किया। बनने वाली तरंगों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। नेक्स्ट, यहां तक अपने बात हुई केवल एक रिलेशन की। अब आगे बढ़ो। ये मेरे पास था 1 नंबर डी ब्रॉगली संबंध, क्वांटम यांत्रिकी का पहला पॉइंट था डी ब्रॉगली समीकरण। सेकंड समझना, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इसमें एक तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति लेनी है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति। दूसरा, चाहे इलेक्ट्रॉन का वेग ले लो या इलेक्ट्रॉन का संवेग ले लो, एक ही बात है। जैसे मैं ये कहूं संवेग बराबर होता है m इंटू वी। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो m का मान तो फिक्स है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। यदि वेग चेंज होगा तो ऑटोमेटिक संवेग चेंज होगा। अगर वेग में चेंज आया तो बेटा संवेग में चेंज आएगा। तो चाहे आप वेग को बोल दो चाहे संवेग, दोनों में से एक चीज को बोलना है, तो मैं यहां बोलता हूं वेग या संवेग। इलेक्ट्रॉन के लिए वेग या संवेग, इन दोनों को एक साथ निश्चितता से ज्ञात नहीं कर सकते, एक साथ निश्चित नहीं कर सकते। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति को निश्चित करते हो तो उसका वेग या संवेग अनिश्चित हो जाएगा। यदि वेग या संवेग को निश्चित करते हो तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी।
कैसे होगी समझो, एक सिंपल एग्जाम्पल देख के बताओ। पहले बुक वाला एग्जाम्पल लेते हैं अपने। ये मान लीजिए नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये नाभिक है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन की स्थिति पता करनी है कि इलेक्ट्रॉन कहां है। इसके लिए मैंने इसमें एक्स किरणें डाली, एक्स किरणें। एक्स किरणें किस लिए डाल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो जहां इलेक्ट्रॉन होगा वहां एक्स किरण टकराकर वापस आएगी, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहां से एक्स किरण टकरा के वापस नहीं आएगी। तो ऐसे समझना, खूब सारी एक्स किरणें इसमें से पार हो गई इस तरह से। बट जो यहां आके टकराई वो परावर्तित होकर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाकर अपनी शाइनिंग चमक स्फुर दीप्ति शो करेगी। तो अब ऐसे समझना, इनको हटा देता हूं। ये पहला स्पॉट बना 10:25 पर, 10:25 पर। तो आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन यहां है। किससे पता चला? एक्स किरणें टकराने से। यहां जो एक्स किरण टकराई वो वापस गई थी, इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अभी आपने इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात कर ली। अब इसका वेग ज्ञात करना है। तो वेग के लिए समझना, ये जो परिधि है पूरी, ये मान लो 5 मीटर है। परिधि कितनी है? 5 मीटर। अब ये इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस यहां आएगा, तभी एक्स किरण वापस टकरा के यहां जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां था तब एक्स किरण आकर यहां टकराई, फिर इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। जब इलेक्ट्रॉन यहां है ही नहीं तो एक्स किरणें सीधी जाएगी, यहां कोई चमक नहीं आएगी। जैसे ही घूम के वापस यहां आया, उस समय एक्स किरण टकरा के यहां वापस एक चमक उत्पन्न करेगी। ये चमक उत्पन्न हुई 10:30 पर। इसका मतलब यह हुआ कि 10:25 पे इलेक्ट्रॉन यहां था, 10:25 पे यहां था, और 10:30 पर घूम के वापस यहां आ गया। तो कितने मिनट में राउंड लग गया? 5 मिनट में। और परिधि कितनी थी? 5 मीटर। तो जितना टाइम लगा उस टाइम का भाग दे दो 5 मिनट। ये इसका वेग आ गया 1 मीटर प्रति मिनट, 1 मीटर प्रति मिनट। ये इलेक्ट्रॉन का क्या आया आपके पास? वेग। अब आपको चेक करना है कि ये जो वेग आया है ये सही है या गलत है। तो सोचो, जब ये एक्स किरण यहां इस इलेक्ट्रॉन से टकराई, जैसे आपने ये एक पत्थर है, इस पे दूसरा पत्थर टकराया, तो ये जिस वेग से चल रहा था वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ में जब ये टकराएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो जब इस एक्सरे ने इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी तो इलेक्ट्रॉन का जो भी वेग था उससे ज्यादा हुआ होगा, वेग बढ़ा होगा। जब वेग बढ़ा है तो अपने तो सेकंड राउंड में जो वेग ज्ञात किया है वो एक्स किरणों की ऊर्जा मिलने के बाद ज्ञात किया है, तो गति बढ़ी होगी। बढ़ने के बाद 1 मीटर पर मिनट है, इसका मतलब पहले इससे कम रही होगी। इसका मतलब ये सही वेग ज्ञात नहीं हुआ। ऐसे समझो। अब मैं इसको डेली लाइफ से जोड़ के बताऊं। यहां पे मैंने एक रेड कलर की बॉल को यहां से, लाल रंग की बॉल को यहां से धक्का देके छोड़ दिया। अब वो यहां से यहां पे कहां है वो पता नहीं। अब जो देख रहा है ना, उसको वो बॉल इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि उसको लाल रंग की कलर ब्लाइंडनेस है, उसको लाल रंग दिखाई नहीं देता। मान लो ये लाल कलर की बॉल यहां है, ठीक है। यहां दूरी लिख देता हूं, मान लो 1 मीटर। कितनी दूरी पर है? 1 मीटर। देखने वाले को पता नहीं है कहां है, तो उसने इसको देखने के लिए एक ब्लू कलर की बॉल फेंकी। कैसी बॉल फेंकी? ब्लू कलर उसको दिखाई देता है। जैसे उसने ब्लू बॉल को फेंका तो ये ब्लू बॉल यहां जाकर इससे टकराई। अब जब तक ये लाल वाली बॉल नहीं आई तब तक तो ब्लू बॉल सीधे सीधे चलती रही। जैसी लाल वाली बॉल से ब्लू बॉल टकराई
टकराती एक बार ब्लू बॉल रुकेगी, रुकते उसको पता चल जाएगा कि जहां नीले रंग की बॉल खत्म हो रही है उसके जस्ट आगे लाल बॉल है। तो इस नीली बॉल से टकराने से लाल बॉल की क्या पता चल गई स्थिति, क्या पता चली स्थिति, क्योंकि नीला रंग इसको दिख रहा था कि नीला यहां टकरा, इसका मतलब लाल बॉल यहां है। अब इसने क्या किया, यहां दूरी है 2 मीटर, यहां तक इनको आने दिया, दोनों बॉल को 2 मीटर तक आने दिया। इसको यहां तक आने में समय लगा 1 मिनट। तो सोचो किस वेग से चल रहा होगा कि 1 मीटर से 2 मीटर पे पहुंच गया 1 मिनट में, तो इसका वेग कितना आया, 1 मीटर प्रति मिनट। अब आपको यह सोचना है कि ये जो वेग आया है वो सही आया क्या, मतलब जिस समय आपने स्थिति ज्ञात की उस समय इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से चल रहा था क्या बाद में भी उसी स्पीड से चल रहा है ना। पहले ये लाल रंग का जो कण था वो अपनी गति से धीरे धीरे चल रहा था, जैसे ये नीला वाला कण, नीले वाली बॉल जाके लाल बॉल से टकराई तो लाल बॉल को उसने अपनी गतिज ऊर्जा दी। तो जैसी इस लाल बॉल को गतिज ऊर्जा नीली बॉल से मिली तो इसकी गति बढ़ी होगी, इसका मतलब बढ़ी हुई गति से यहाँ है, इसका मतलब पहले इसका वेग कुछ और था, अब जो आया 1 मिनट पर सेकंड या पर मिनट, ये पहले नहीं था। इसका मतलब सारांश ये निकला। अब इसका सारांश बोल रहा हूं, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग को एक साथ निश्चितता से ज्ञात नहीं कर सकते। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा संवेग, संवेग की जगह वेग बोल सकते हो, स्थिति तथा संवेग को एक साथ निश्चितता से ज्ञात नहीं कर सकते। यदि स्थिति को निश्चित करेंगे तो संवेग अनिश्चित हो जाता है, यदि संवेग को निश्चित करोगे तो स्थिति अनिश्चित हो जाती है। इसका गणितीय रूप याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर होगा या थोड़ा ज्यादा होगा h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। दोबारा समझ लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल होगा या थोड़ा ज्यादा होगा h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। अब इसमें आपको ये याद रखना है कि डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है स्थिति में अनिश्चितता, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा p क्या है, संवेग में, संवेग में अनिश्चितता, संवेग में अनिश्चितता। h प्लांक नियतांक है, पाई आपको पता है, मतलब ये हुआ कि स्थिति और संवेग में अनिश्चितताओं का गुणनफल, अनिश्चितताओं का गुणनफल h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। अब आपको पता है, यहां लिख लेता हूं, P बराबर होता है m इंटू वी, P बराबर m इंटू वी। अगर मैंने वेग को चेंज किया डेल्टा वी, 5 से 10 कर दिया, तो ये भी तो डबल होगा, तो संवेग में भी चेंज आएगा। मतलब डेल्टा पी किसके बराबर होता है, m डेल्टा वी। तो मैं इसी सूत्र को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा x इंटू एम डेल्टा वी बराबर h बराबर या थोड़ा ज्यादा h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। यहां डेल्टा v किसको प्रदर्शित करेगा, वेग में अनिश्चितता, वेग में अनिश्चितता। अब ये आप पे डिपेंड करेगा कि क्या पूछा। मान लो आपको डेल्टा x पूछा,
डेल्टा एक्स पूछा और डेल्टा पी दे रखा है, तो ये वाला सूत्र काम में लेना है। आपको डेल्टा एक्स पूछा और डेल्टा वी दे रखा है, तो ये सूत्र काम में लेना है। जब न्यूमेरिकल करोगे तो यहां बराबर का चिन्ह लगना है। न्यूमेरिकल में वैसे कम ज्यादा लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल में यहां चिन्ह आएगा बराबर का। अब ऐसे समझो, अगर मान लो डेल्टा एक्स ज्ञात करना है, डेल्टा वी दिया है, तो इस एम डेल्टा वी को यहां लाके रख देंगे। डेल्टा एक्स ज्ञात करना है, डेल्टा पी दिया है, तो डेल्टा पी लाके यहां रख देंगे। डेल्टा पी ज्ञात करना है, डेल्टा एक्स दिया है, तो डेल्टा एक्स को लाके यहां रख देंगे। अब कंपटीशन में कैसे कंफ्यूज होंगे आपके, वो थोड़ा सा बताऊंगा, अभी पहले देख लो। स्थिति में जो अनिश्चित आएगी इस सूत्र से आएगी, तब तक तो आंसर प्लस में आएगा। आंसर आने के बाद आपको प्लस माइनस करना है। कैसे? मान लो आपके पास डेल्टा एक्स का मान सूत्र से आया 5, फिर आप आंसर लिखोगे प्लस माइनस 5। प्लस माइनस 5 कैसे लिखा? मैं ये कहूं कि प्रेयर होते समय, प्रार्थना होते समय एक बच्चे ने 2 स्थान चेंज कर लिया, इसका मतलब उसकी स्थिति में अनिश्चित आ गई, उसने 2 स्थान चेंज कर लिया। अब चेंज कैसे किया होगा? इसने चेंज किया ए ने, या तो ये 2 स्थान आगे आ गया या 2 स्थान पीछे चला गया। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, अपन ये सोच रहे कि इलेक्ट्रॉन यहां होना चाहिए स्थिति, इलेक्ट्रॉन यहां मिला, 5 मीटर पीछे मिला या 5 मीटर आगे मिला। आगे मिला तो अनिश्चितता प्लस 5 मीटर, पीछे मिला तो माइनस 5 मीटर। तो आंसर आने के बाद आपको लिखना है प्लस माइनस। और समझो, अब कंपटीशन में कंफ्यूज कैसे होंगे वो देखना। कंपटीशन में आएगा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सूत्र है, पहला ऑप्शन आएगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल h अपॉन 2 पाई। 3 ऑप्शन और आ जाएंगे। अपन इसको देखते ही सोचेंगे कि ये तो नहीं होगा, जबकि यही है। या मान लो अभी मैंने आपको ये पढ़ाया h अपॉन 4 पाई, आपने कोई बुक देखी, उसमें आपको बट्टा में 2 पाई मिला, फिर सोचोगे सर ने तो गलत पढ़ा दिया। फिर कुछ कह रहे कि दोनों पॉसिबल है। अरे दोनों कैसे पॉसिबल है? a बट्टा 4, a बट्टा 2, वैल्यू अलग लगाएगी, पॉसिबल कैसे? तो दोनों पॉसिबल कैसे है वो समझना, इनमें फर्क है। और वो फर्क समझना, एक तो मैंने ऐसे लिखा था h अपॉन 4 पाई, h अपॉन 4 पाई। एक मैंने लिखा है h को क्रॉस किया है, देखो ये एक रुदोष में नियतांक हो जाता है, ये प्लांक नियतांक था, ये प्लांक नियतांक नहीं है, क्रॉस किया हुआ है। इस क्रॉस वाले की वैल्यू प्लांक नियतांक के रूप में ये होती है h अपॉन 2। अब सोचो, इस क्रॉस वाले की वैल्यू पुटअप करोगे आप, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसकी वैल्यू ये रखो h अपॉन 2, ये एज इट इज 2 पाई, क्या बना? h अपॉन 4 पाई। इसका मतलब ये तो प्लांक नियतांक है। अगर प्लांक नियतांक आया है तो h अपॉन 4 पाई आएगा, प्लांक नियतांक नहीं आया तब 2 पाई आएगा। अब कब कैसे आएगा आपको कैसे पता चलेगा? कंफ्यूज नहीं होना है। ये मेरे पास में, ये सोचो एक 4 पाई है, ये मेरे पास एक 4 पाई है। 4 पाई का मतलब आप समझ ही गए, 4 पाई, 4 पाई क्या है? 4 पाई। अब ऐसे समझना, इस 4 पाई के ऊपर ये 4 पाई है, इस 4 पाई के ऊपर मैंने राम को खड़ा कर दिया ऐसे। अब सोचो, अगर मैं इस 4 पाई के 2 पागे तोड़ दूं, ऐसे कर दूं इस 4 पाई को,
ऐसे 2 पागे तोड़ दिए, 2 ही पागे हैं। अब ये 4 पाई की जगह 2 पाई हो गया। इस पे मैंने राम को खड़ा कर दिया। क्या राम खड़ा रह पाएगा? अब आप ये सोचते हो 4 पाई थी नीचे, 4 पाई पे राम खड़ा हो गया, आराम से खड़ा है राम 4 पाई पे। क्या राम 2 पाई पे खड़ा रह जाएगा? अब कोई कह रहे यार रह भी जाएगा, नहीं भी रह जाएगा, कोई कह रहे ना ना 2 पाई है ये तो गिर जाएगी। अब अगर सोचो मैंने राम को ऑप्शन दिया कि बेटा राम यहां पाइप लगा हुआ है, इस पाइप को पकड़ ले। अगर राम ने इस पाइप को पकड़ लिया, आप दोनों हाथ से किसी पाइप को पकड़ के लटक गए, अब नीचे 4 पाई नहीं हो तब भी आप नीचे नहीं गिरोगे, क्योंकि आपने पाइप को पकड़ रखा है, उससे लटके वो। अगर वो पाइप आपकी पकड़ में नहीं आता तब तो आप सीधे नीचे गिरते, उस समय नीचे नहीं गिरे तो आपको नीचे 4 पाई चाहिए। तो यहां ध्यान से देखो, इसने पाइप पकड़ रखा है ऊपर, देखो इस तरह से। अगर पाइप पकड़ रखा है तब तो नीचे 2 पाई से काम चल जाएगा, और कुछ नहीं पकड़ रखा ऊपर, कुछ नहीं पकड़ रखा तो नीचे 4 पाई रखनी है। 4 पाई नहीं रखोगे तो वो गिर जाएगा। तो यहां याद रखना, ऐसे डंडा नहीं पकड़ रखा है तब तो 4 पाई, डंडा पकड़ रखा है तो 2 पाई से काम चल जाएगा। और ये जो डंडे वाला h है ये h/2 के बराबर होता है। अब न्यूमेरिकल किस तरह से आते हैं उसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन देख के जाता हूं, कल आपसे पूछेंगे, याद से समझना। यदि इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो तो स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करना है? आपको डेल्टा एक्स पूछा है, इस पूरे पद को लाके यहां रख दो। h का मान लिख दो 6.6, 2 गुणा 10 की पावर -34, 4 3.14, इसको इधर लाए। m का मान होगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। डेल्टा v का मान दे रखा है। इससे यहां लाके कल इसको ज्ञात करके देखना। कल अपन हाइजेनबर्ग के क्वेश्चन करेंगे, फिर तीसरा लॉ करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।